आशिता से बात हो रही थी तो हमने कहा कि आज मेरे सर का बर्थडे है, तो उस अवसर पे आज आप लोगों को एक छोटा सा थोड़ा सा एक अदर फिलोसफिकल डिस्कशंस के तौर पे एक यू कैन से लिटरेरी गिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद आज का रेमेडी हम शुरू करेंगे। तो आपके पसंद का कोई टॉपिक है या हमको जो आशिता ने भेजा है हम वो टॉपिक आपके रिसर्च करें? डू यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम योर साइड फ्रॉम फिलोसफी as a part of tribute to the birthday of my Guruji? आज डॉक्टर एल एम खान सर का बर्थडे है। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? चलिए ठीक है। यही विश के लिए हमने भी सपोर्ट लिया था आशिता का, बिकॉज हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताऊं, तो बात बात पे बात निकली तो फिर वहीं से कहा कि चलो आपको बताते हैं थोड़ा सा रिगार्डिंग एनामनेसिस। और लास्ट क्लास में अभी आप में से किसी ने एक सवाल भी पूछा था एफोरिज्म नंबर 6 से रिलेटेड, तो वो उसमें उस एक केस बताएंगे, इसमें उसका आपको जवाब भी मिलेगा। सो एट प्रेजेंट हाउ मेनी ऑफ यू नोज एटलीस्ट वर्ड मीनिंग ऑफ एनामनेसिस? जस्ट राइट मी इन योर चैट यस और नो। सिंपली वर्ड मीनिंग ऑफ एनामनेसिस मीनिंग, ताकि फिर उसके बाद हम आगे की बात कर सकें। हाउ मेनी ऑफ यू know about anamnesis? अभी तक जवाब नहीं आ रहा। इनकैप्सुलेटेड पास्ट, अनवर जी और कोई? कायनात फातिमा रेजेस हैंड। बताओ आप कुछ बोलना चाह रहे हो कायनात? कायनात, यू वांट टू से समथिंग? आपने हाथ उठाया ना इसलिए पूछ रहे हैं। चलो एनामनेसिस के बारे में इन शॉर्ट बहुत सारे डिक्शनरी के मीनिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक रिलेट किया जाता है रिलेटेड टू द पास्ट हिस्ट्री, और कहा जाता है हिस्ट्री। बट whenever we say history, either history or past history, is there any difference between saying history and past history? डिक्शनरी मीनिंग में मिलता है एनामनेसिस मतलब हिस्ट्री, और हम लोग अपने पास क्या जोड़ लेते हैं उसको, हिस्ट्री से मतलब है पास्ट हिस्ट्री। सो एनामनेसिस इज नॉट पास्ट हिस्ट्री, नंबर 1, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। और यू कैन से एनामनेसिस इज नॉट merely past history. In anamnesis, past history is a part of that, but it is not just past history. Anamnesis term is especially utilized for homeopathic practice in comparison to allopathic practice in the word diagnosis. When an orthodox physician, or you can say an allopathic physician, come to the diagnosis, their one half, that is the knowing of the patient, is complete. डायग्नोसिस जानने के बाद अब उसका एक काम कंप्लीट हो गया, अब वो पेशेंट के बारे में नहीं कुछ ज़्यादा फर्दर कर रहा है, अब वो दवाई और डोजेस के बारे में सोचेगा। जबकि होम्योपैथिक का काम इसके बाद शुरू होता है। होम्योपैथ को डायग्नोसिस पता चल जाने से उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। होम्योपैथी इज ऑलवेज अहेड ऑफ डायग्नोसिस। व्हेन इन ए केस वी गो बियॉन्ड डायग्नोसिस, फ्रॉम देयर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनामनेसिस बिगिंस। दैट मीन्स व्हेन दे नो द डिजीज, it is called diagnosis. But when we know the
patient having disease, the individual having disease, that means when we achieve the individual, now we achieve towards anamnesis. So anamnesis in general, whatever it is said regarding anamnesis in dictionary as history, it doesn't mean only past history. It means history in such a way that it reflects a complete identity of an individual, a complete individuality. And this individuality is almost in maximum time not possible to complete without going into the depth of the history. Going to the depth of the history means what Hahnemann wants to say in aphorism number 5, the most significant point, or rather you can say the most significant point in the whole history of a chronic disease. लास्ट क्लास में डॉक्टर साहब का जो सवाल था वहाँ उसी को थोड़ा सा और फर्दर बढ़ाते हुए हम कह रहे हैं, when we say whole history of a chronic disease, that doesn't mean I'm saying only history of that individual. That means the individual may have a disease which is transformed from his parents. So in that condition, इस individual की history तो उसके इंट्रायूटेराइन लाइफ तक फिनिश हो जाएगी, बट डिजीज की हिस्ट्री वहां पर नहीं फिनिश हो रही है. डिजीज की हिस्ट्री उसके आगे भी जा रही है. एंड दैट इज द डिफरेंस व्हेन वी से द होल हिस्ट्री ऑफ ए क्रॉनिक डिजीज. अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? इंडिविजुअल का 9 मंथ प्लस में ख़त्म हो जाएगा इंट्रायूटेराइन के साथ, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ से आप उसकी प्रेगनेंसी जो इंट्रायूटेराइन लाइफ को कंसिडर करोगे, बट डिजीज की हिस्ट्री वहाँ पे नहीं ख़त्म होगी. एंड सो वी हैव टू गो मोर बियॉन्ड दैट. और एनामनेसिस के लिए ये भी रिक्वायर्ड होगा. तो अगर सिर्फ शॉर्ट में हम डिफिनीशन की बात करें, जानने की बात करें, तो एनामनेसिस इज सच ए हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल दैट रिफ्लेक्ट्स एन आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी. अब ये होल हिस्ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल अभी वो जो केस याद दिला रही थी, अभी 2 दिन पहले की बात है. आई थिंक आशिता ने केस लिया था, आई थिंक. तो एक केस है जिस शॉर्ट में इस हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं. ए लेडी कम टू मी एंड शी कंप्लेन्ड ऑफ इनफर्टिलिटी, एंड एक्चुअली शी विजिटेड हियर फॉर इरेगुलरिटीज ऑफ मेंसेस. 9 साल हो चुके हैं उसके शादी को. इस 9 साल में वो 4 या 5 बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा चुकी है, IVF भी करा चुकी, और हर बार 2 से 3 महीने के अंदर अंदर एबॉर्शन हो गया उसका. अभी तक नेचुरल मीन से भी आर्टिफिशियल मीन से भी दोनों ही तरीके से शी वाज अनेबल टू गेट प्रेगनेंसी. ये उसका कंप्लेन था. इंक्वायरी के बाद पता चला, जब हमने पहले पेशेंट की हिस्ट्री तक की बात कर रहे हैं वहाँ तक गए, तो वहाँ पता चला कि उसकी पहली पीरियड का अपीयरेंस, जो मेनार्की हम कहते हैं, मेनार्की 13 साल के एज में हुआ था. हमने उससे डिटेल्स पूछा. हमने कहा फिर उसके बाद 13 साल की उम्र पे हुआ फर्स्ट मेंसेस. होने के बाद 6 महीने तक कोई मेंसेस नहीं था. फिर उसके बाद उसका कुछ ट्रीटमेंट हुआ, फिर आया, तो उसके बाद भी फिर उसकी मेंसेस हुई, 3 महीने तक नहीं हुआ. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पीरियड में एक बार आया, 6 महीने नहीं आया, एक बार आया 3 महीने नहीं आया, एक बार आया नहीं आया. फिर उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और भी जो भी बन पड़ा वो सारा ट्रीटमेंट लिया, बट हर ट्रीटमेंट के बाद भी नतीजा वही हो रहा था. अभी भी जब आई है मेरे पास, तो पिछले 4 महीने से भी मेंसेस नहीं हुए. डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, थायराइड में TSH सिर्फ 5.5 था, और उसने टैग कर दिया कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है. TSH सिर्फ 5.5 था. हमने बताया चलो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ कितना था, वो भी एक बहुत ज़्यादा एडवांस लिमिट पे नहीं था. देन
I inquired about the family history of that girl. फैमिली हिस्ट्री में जो बच्चे थे सवाल पूछा, वो मम्मी के साथ थी। हर सवाल के ऊपर पहले ही माँ बोले थे नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारे घर में सब ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनसे पूछा कि अगर इलाज कराना है तो यू हैव टू गो फॉर द डिटेल्स। फिर पता चला कि उसकी माँ को भी प्रेगनेंसी में पहली प्रेगनेंसी, मतलब ये एकलौती बेटी है और उसकी पहली प्रेगनेंसी भी शादी के करीब 8-9 साल के बाद हुआ था। उसके माँ को इस प्रेगनेंसी से पहले 2 बार एबॉर्शन हो गया था। एक बार डिलीवरी के बाद 3 महीने के अंदर ही बेबी का डेथ हो गया था बिकॉज ऑफ सीवियर जॉन्डिस एंड एटसेट्रा। Mother had also history of irregular menses. आवाज आ रही, बीच में कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था। हेलो, ट्विंकल मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ चलो, पता नहीं कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो। खैर, तो ये जो लेडी जो गर्ल की जो पेशेंट की हिस्ट्री जब हम ले रहे थे, यहाँ जो इरेगुलरिटीज़ मिली, जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मिला फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मेनार्की इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस था। अब देखो इसका डिजीज़ का फिनोमेना, इसका बिगनिंग अब इसके इंट्रायूट्राइन लाइफ से भी नहीं है और यहाँ से भी नहीं है। दैट मीन्स दिस केस इंडिकेट अस क्लियर कट इंडिकेशन दैट यू मस्ट गो समथिंग इन द फैमिली, यू मस्ट गो सम स्टेप मोर इन डेप्थ, क्योंकि ये एक ऐसी माइज़मेटिक कवरेज को लेके आ रही थी जो इसके फैमिली से निकल के आ रही थी। इसके अंदर बाकी उसका फर्दर डेवलपमेंट ही हो रहा था, उस माइज़म का प्रोग्रेस ही हो रहा चला जा रहा था। फिर उसके मदर की हिस्ट्री ली, वहाँ पता चला कि उसकी आई थिंक दादा बताई थी कोई फैमिली में, उसको बोन कैंसर था। वो एक मिला बोन का कैंसर। उसके बाद माँ का जो लुक था, इट वाज वेरी मच टुवर्ड्स लाइक दैट ऑफ ए साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन। साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन का अपीयरेंस कभी माध्यम के डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। बिल्कुल हाइट में थोड़ा कम, गोल गोल फीचर, चेहरा गोल, हाथ का ये सब ऐसे लगता है जैसे कुछ एक गुठलियों जैसा बना बना सा माँ बैठी थी। लड़की को फिर जब अब इंडिविजुअलाइजेशन, उस मैथमेटिक टेंट के बाद जब गर्ल्स का इंडिविजुअलाइजेशन करने करे तो बहुत सारे सिम्टम्स में थे, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम वहाँ निकाला जो लेके आई थी। दैट व्हेनेवर शी हैड मेंसेस, इनिशियली 1 से 2 दिन पहले उसको बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाता है। वो कह भी रही थी कि ये, और जब हमको भूख लगना बंद हो जाता है तो अब समझ में आने लगता है कि अब हमारा पीरियड आने वाला है। बट रिमार्केबल क्या है, भूख लगना बंद हो जाता है, खाने का दिल करता है सिर्फ मीठा। खाने का दिल कर रहा है सिर्फ मीठा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। अभी दवाई और उसका डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हनीमैन ने भी बहुत इम्फेसाइज किया है अपने ऑर्गेनल में, केस टेकिंग में, स्पेशली व्हेनेवर यू आर टेकिंग ए केस ऑफ ए फीमेल, दैट द फेनोमेना अराउंड द मेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअलिटी ऑफ ए फीमेल। Phenomena around the menses is very important, and this phenomena
thanks to Dr. Boni Hussain and afterward Dr. Bogar, they have given a very precise informations and categorization about this. और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्कोमिटेंट की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे एक तो कॉन्कोमिटेंट पेशेंट के इलनेस का है और पेशेंट का अदर सिम्टम वो लेके आ ही रहा है. उसके बाद अराउंड द मेंसेस एनी कॉन्कोमिटेंट, राजेश, around the menses any concomitant, that means how you will found concomitant here, that is called symptoms before menses, symptoms during menses and symptoms after menses. इस एरिया को अपने केस टेकिंग में बहुत अच्छे से इंक्वायरी करना, and they will give you one of the curative indications for that case. कभी मौका मिलेगा तो इसी के पार्ट में हर एक फेस पे अलग अलग तरीकों से बताएंगे. बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है. बिफोर मेंसेस और ड्यूरिंग मेंसेस, इंक्रीज्ड डिजायर फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, is one of the feature to prescribe this one symptom alone, to prescribe selenium in girls, selenium in women, whereas selenium is a remedy full of the features that is clinically used in male patient. After effects of especially severe typhoid and influenza like feature, and there is weakness of spine. This is common in both either male or female. आप आफ्टर और इस सिम्टम के बाद जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिम्टम है, दे आर द सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअल ओरिजिन दैट डेट बैक, रिलेट बैक टू ऑल द सिम्टम्स दैट इज फ्रॉम द मेल सेक्सुअलिटी. और ये एक सिम्टम है जिसके ऊपर सेलेनियम फीमेल के ऊपर इतना इम्पॉर्टेंट क्यूरेटिव इंडिकेशंस दे रहा है. वो जो हमने स्पाइन का सिम्टम बताया, उसके अलावा एक चीज़ और देखोगे, इसको बता रहे हैं, ये सिम्टम तो मिल गया, सपोज एक चीज़ बता रहे हैं, बट इवन इन आवर कंट्री मोस्टली फीमेल्स आर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग लॉगिंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स. कुछ कस्टम्स कह लीजिए, कुछ सोशल वो क्राइटेरिया कह लीजिए, तो फिर वो हैबिचुएटेड नहीं है या उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया. तो अब इस सिम्टम को कैसे मिलेगा? एनीवन कैन रिप्लाई और यू कैन चैट मी. राजेश, आपका कुछ रिप्लाई आ रहा है कि जहां कोई डिजायर फॉर ग्रेप्स, अंगूर से बना है इसीलिए. उसको भी एयरफोन पे कर देते हैं. देखा क्या क्या जवाब आप लिख रहे हो. अदर स्टिमुलेटेड, ग्रेप्स को डायरेक्ट नहीं लेते हैं. यहाँ पे देखोगे जो डिजायर मिल जाएगी ना, वो खट्टे चीज़ों की, स्ट्रॉन्ग सावर थिंग्स. डिजायर हल्का खट्टापन नहीं, स्ट्रॉन्ग सावर थिंग्स. और एक जो बहुत कॉमन मिलता है वो आप देखोगे, जो एक दो केस भी मिला था हमको, इवन इन केस ऑफ इट वाज अ केस ऑफ मुस्लिम लेडी. वहाँ क्या होता था कि नोटिस किया, उसके हस्बैंड ने इस बात को कंप्लेन किया कि ऐसे तो घर पे बिल्कुल प्याज नहीं खाती, लेकिन कभी कभी स्पेशली वो उस टाइम के लिए विनेगर डाला हुआ प्याज, और स्पेशली विथ लॉट्स ऑफ विनेगर, दैट शी यूज्ड टू हैव.
सो दिस कभी कभी बहुत सारा सिम्टम डायरेक्ट वे में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में नहीं मिलता, जिसको हमको अलग से अगर वो पता है तो हम उसको इंक्वायर करेंगे, या अगर ये चीज़ मिला है तो फिर हम सिम्टम्स को खोजेंगे मटेरिया मेडिका में। और वो कोरिलेशन भी ज़रूरी है कि जिस सर्कमस्टांसेस पे ये नहीं मिल रहा है वहाँ आपको कैसे इस चीज़ों को निकालना है। खैर, इस केस की बात बता रहे हैं। यहाँ जो हमने आपको बताया कि डिज़ायर फॉर स्वीट was very prominent, especially during and before menses. True drugs are very important. एक आंख और में भी है, बट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में दो बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है दैट हैज़ दिस डिज़ायर, एंड दैट इज सल्फर एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये इसलिए भी बता रहे हैं कि इस सिम्टम को सिर्फ किताब में, रिपर्टरी में यहाँ वहाँ पढ़ा हुआ नहीं है। ये वो सिम्टम है जिसके ऊपर अनगिनत केसेस का सक्सेस मिला हुआ है। अब आप सल्फर और अर्जेंटम में डिफाइन कैसे करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिल गया, सपोज कर लो सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन, अर्जेंटम नाइट्रिकम का कॉन्स्टिट्यूशन, देख के पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो आपको फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की हम नीड की बात कर रहे थे। सल्फर के अंदर ज़्यादातर एक स्लगिशनेस, थोड़ा सा ओबेसिटी मार्क्ड होता है, थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं डर्टी हैबिट्स उसके अंदर मिलेगा, जबकि इसका ठीक अपोजिट आपको अर्जेंटम के अंदर मिलेगा। अर्जेंटम इज नॉट हैविंग दिस डर्टी हैबिट। अर्जेंटम इज कंपैरेटिवली स्लाइटली थिन, वर्न आउट टाइप। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो सल्फर और अर्जेंटम को डिफरेंशिएट कर देता है, दैट sulfur has a habit of procrastination. पता है सभी को व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रज्ञा ने लिखा है विनेगर, वेरी गुड। चीजों को, काम को टालते रहना। अक्सर हम आप लोगों को कॉलेज में कभी कभी एग्जाम्पल भी देते हैं कि कोई असाइनमेंट मिला क्लास में प्रोड्यूस करना है, तो आज मिला है, चलो अगले हफ्ते क्लास होगा ना सर का, नेक्स्ट वीक एक दिन पहले कर लेंगे। अगले हफ्ते जब वो एक दिन आ गया तो अच्छा चलो आज दिन में ये काम निपटा लेते हैं, रात को कर लेंगे। रात को पता चला अच्छा चलो अभी सो लेते हैं, सुबह जब हम कैब में आ रहे होंगे तब फुलफिल कर लेंगे। कैब में कुछ अच्छा गाना, कुछ अच्छा टॉपिक छिड़ गया, वो निकल गया, अच्छा चलो कॉलेज पहुंचने के बाद एक पीरियड खाली मिलेगा ना, फिर कर लेंगे। पीरियड खाली मिला, जब कॉलेज आया तो यहाँ पता चला उस पीरियड में कोई और गॉसिप आ गया और वो चीज़ें रह गई। सो लास्ट तक किसी चीज़ को टालते रहना, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ सल्फर, जिसको हम इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसी का एग्जैक्ट अपोजिट मिलेगा इन केस ऑफ अर्जेंटम, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। उसका जो एंजाइटी, टाइम से पहले पहुंचना, वक्त से पहले करना, कंप्लीशन ऑफ द काम बिफोर डेडलाइन, और उसके भी पहले परफेक्शन, ये जो एंजाइटी, ये वो पार्ट, आप इसको अगर एक वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहो, एकदम एंजाइटी वाली नहीं है, बट अदर पार्ट में, अदर पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। सो दिस सल्फर हैज प्रोक्रेस्टिनेशन एंड अर्जेंटम हैज प्रोएक्टिव नेचर। इसमें से जो दो तीन पॉइंट जो बताए, इसमें से कोई भी मिल जा रहा है, ये सिम्टम मिल जा रहा है, यू कैन प्रिस्क्राइब दिस। सो ये छोटा सा केस और इस इंसिडेंट्स के लिए इसलिए बता रहे थे कि मेनी ए टाइम्स वी हैव टू गो नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, not only in the history, intrauterine history of the patient, but even in the family history of the patient, और वहाँ से हमको एक prescribing clue मिलता है, and that fulfills the root of length of anamnesis, that how much you will go in anamnesis. जिसके पास कैंट मेट्रिया मेडिका है, एक बार कहेंगे कि वहाँ से एक बार मेडोरिनम पढ़ना,
उस मेडोरिनम में एक केंट ने एक एग्जाम्पल भी दिया एक बहुत अच्छे केस का, कि इतना सारा ट्रीटमेंट चल रहा था एक केस में और कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बट वंस इन एन इंक्वायरी व्हेन ही केम टू नो दैट हिज फादर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया, एंड आफ्टर दैट ही प्रिस्क्राइब्ड मेडोरिनम इन हाई पोटेंसी। अब देख लो यहाँ पे कोई टोटलिटी नहीं है, टोटलिटी के ऊपर सारा दवाई पहले जा चुका है जो फेल कर चुका। एक ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ फैमिली में मिला, मायास्मेटिक इंडिकेशन मिला, एंड देन आफ्टर दैट वेरी गुड डॉक्टर रजनी, थैंक यू, यू हैव रीड वेरी गुड, एंड बाकी लोग भी इसको पढ़े, एंड देन द केस गेट्स क्यूर्ड। और बहुत सारे टाइम पे ये मिलता है। अब ये चीज को सिर्फ फैमिली हिस्ट्री नहीं, इसी केस से जस्ट एक रिलेटेड बात याद आ गई तो बता रहे हैं कि अक्सर कई सारे चीज़ों पे देखते हैं कि हम फैमिली हिस्ट्री में सिर्फ फादर मदर की हिस्ट्री को लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ स्पाउस भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मैरिज इफ यू आर टेकिंग ए केस, यू मस्ट टेक द हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड और वाइफ। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके लिटरेचर में भी मिलेगा कि इफ़ आफ्टर मैरिज एक अच्छी खासी सुशील लड़की हेल्दी, आफ्टर मैरिज एक ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ होना शुरू हो गया उसके अंदर, एक ग्रेजुअल अनइजीनेस, लॉस ऑफ वेट एटसेट्रा, एंड सो मेनी कंप्लेंट्स आर देयर। आप इतना सारा टोटलिटी मिला के देख रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू रिलीव हर। अब दो सिचुएशन बचते हैं, एक कि क्या आफ्टर मैरिज उसका एडजस्टमेंट उस फैमिली में ठीक हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। अगर ये एडजस्टमेंट साइकिक स्फीयर पे, फिजिकल स्फीयर पे, फिजिकल स्फीयर की इसलिए बात करते हैं कि आज के दौर में देखोगे बहुत सारे जगहों पे देखते हो घर में अगर एक बेटी है तो बहुत लाड प्यार से होती है। जनरली सिंगल गर्ल्स को हमने देखा है कि घर पे खाना बनाना मेरे मैके में नहीं होता है उनके साथ। अब वो अचानक से एक ऐसे फैमिली में चली गई जहाँ 5-6 लोग पहले से हैं और सबकी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। यहाँ कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, लेकिन नीड इतना ज़्यादा है कि जिसके लिए ये हैबिचुएटेड नहीं थी। खैर अभी हम इस वाली टर्म पे बात नहीं कर रहे हैं। सो दो टर्म बताया, एक एडजस्टमेंट इन द फैमिली, देखो साइकिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कोई भी मिल रहा है, देन वी हैव टू कोरिलेट दिस। अगर वो नहीं मिल रहा है तो यू मस्ट इंक्वायर द पार्टनर्स लाइफ हिस्ट्री। अब अगर वहाँ पार्टनर के हिस्ट्री में इस तरह से कोई वेनरल डिजीज की हिस्ट्री है, देन यू हैव टू काउंटर दिस, और वहाँ आपका टोटलिटी भी वही है, आपका इंडिकेशन भी वही है, और उसके बगैर आपका आगे काम नहीं चलेगा। सो नॉट ओनली इन एनालिसिस, नॉट ओनली बायोलॉजिकल हायरार्की इज रिक्वायर्ड, बट आफ्टरवर्ड्स जहाँ पे हम सोशली इंटरेक्ट होते हैं वो लिंक भी ज़रूरी है समटाइम्स टू कंप्लीट आवर एनामनेसिस। आई थिंक इतने से एनामनेसिस के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, अदरवाइज खींचेंगे तो अभी यही बहुत चला जाएगा एनामनेसिस के बारे में। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? हाँ ना, हाँ हाँ, हमने मेडिसिन उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया है, वो भी 10 ml 3 डोज फॉरवर्ड बाय एसएल। रिजल्ट अभी आने में टाइम है, इसलिए कि अभी सिर्फ ये 3 दिन पहले का केस है। जब रिजल्ट आएगा तो बता देंगे डिटेल्स में। आई थिंक आशिता इसको फॉलो कर रही है, वो लिख के भी रखी है इसका डिटेल सारा कुछ, तो सी मस्ट बी कंटिन्यूइंग विद दिस केस। ठीक है, और इसके अलावा जो इस सिम्टम पे बता रहे थे, सल्फर से बहुत अच्छा रिजल्ट बहुतों केस में हुआ है विथ दिस सिम्टम एलोन। डॉक्टर तानिया बख्शीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? या फैमिली हिस्ट, हाँ देखो
फैमिली हिस्ट्री कुछ केस में लेंगे ऐसा हमने कहा ही नहीं। हमारे यहाँ अगर आप देखोगे जो केस टेकिंग फॉर्मेट जो बच्चे करते हैं, वहाँ पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द कंपलसरी पार्ट। और क्रोनिक केस में स्पेशली विदाउट फैमिली हिस्ट्री, इन एवरी केस इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ डिजीज, इवन इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, आप अभी देखोगे, अगर अभी टाइम नहीं है, कुछ दिन पहले एक 80 साल के 75 और 80 ईयर्स में एक लेडी थी, उसको फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे ही, और फैमिली हिस्ट्री में क्या, उसके इंट्रायूट्राइन लाइफ के हिस्ट्री पे उसको प्रिस्क्राइब हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अंकुर या आशिता को याद होगा वो केस, वो डिस्क्राइब करेंगे। सो फैमिली हिस्ट्री कुछ केस में नहीं, हमारे यहाँ हर केस में लिया जाता है, और क्रोनिक केस बगैर फैमिली हिस्ट्री के कंप्लीट नहीं होगा। जो कुछ बात बता रहे थे वो वहाँ होता है कि समटाइम्स दिस नॉड, मतलब पॉइंट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, जो हम एक बोलते हैं लैंडमार्क ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, वो अगर यहाँ नहीं मिला तो वहाँ कंपल्सरीली ढूंढना पड़ता है। जो इस लाइफ में अगर नहीं मिला, या इसमें वेरी बिगनिंग में, सपोज कर लो स्पेशली कोई छोटा बच्चा है, 1.5 साल 2 साल का है, और वहाँ पे कोई एक सीवियर डिजीज लेके आई है वो बच्चा, तो वैसे केस में अगर हम फैमिली हिस्ट्री में नहीं जाएंगे तो हम केस के साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उस एज में उसका अभी अपना फॉल्ट शुरू नहीं हुआ है, उसकी लाइफ का इन्वायरमेंट अभी इतना इम्पैक्ट नहीं डाला है कि इतना एडवांस पैथोलॉजी लेके आ जाए। स्पेशली देखोगे अभी लास्ट मंथ जब 4th ईयर का क्लास ले रहे थे, अभी वाले 4th ईयर का, हमने उसमें बताया था कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो 284 एफोरिज्म के फुटनोट में हनीमैन ने लिखा है कि आप सल्फर प्रिस्क्राइब करो और एंटी माइस्मेटिक ड्रग प्रिस्क्राइब करो, एंटीसोरिक वर्ड उसने यूज़ किया। वहाँ पे हमने बताया था कि व्हाट हैपेंड इफ समवन हैविंग फ्रॉम द फैमिली ट्रांसफर ऑफ लेटेंट सोरा, तो मैनिफेस्टेशन अलग होगा। व्हाट हैपेंड व्हेन समवन हैविंग ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम द फैमिली एक्टिव सोरा, what happened when someone from the family having active but advanced sora, what happened when someone getting from the family that is highly advanced sora। और आप देखोगे आपके एलेंस की नोट में तीनों टर्म लिखा हुआ है। हम सिर्फ सोरा 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 कह लेते हैं, सोरा कह के सोने से काम नहीं चलेगा। जो एक्टिव सोरा, एडवांस सोरा, हाईली एडवांस सोरा, इसका ट्रांसफर जब होता है फैमिली से, तो अब जब इंट्रा बर्थ के बाद जो मैनिफेस्टेशन मिलेगा ना बच्चों में, ये अलग अलग होता है। जनरली जहाँ लेटेंट सोरा ट्रांसफर हुआ है फैमिली में, वहाँ बच्चे को इनिशियली ज़्यादा सीवियर डिजीजेस लेके नहीं आता। बच्चे के अंदर एक डायथेसिस होती है कि बीमारी पड़ने का वक्त बहुत स्ट्रांगली एक्टिवली वो बीमार नहीं होता। जहाँ एडवांस सोरा लेके आता है, वहाँ बच्चा पैदाइश के बाद भी एक बीमारी है कि लेके आना शुरू हो जाता है। सर्दी, खांसी, निमोनिया, एक पर एक कुछ ना कुछ लगता चला गया, सीवियर डिजीज। जहाँ हाईली एडवांस होता है, वहाँ देखोगे बच्चा बर्थ के साथ ही एक ऐसी कोई पर्निशियस डिजीज लेके आता है, कोई स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मिटीज लेके आता है। खास कर आप देखोगे जब हम सीडोसोरा की बात करते हैं, जब JH सीडोसोरा और ट्यूबरकुलर टेंट की बात करता है, जहाँ पे देखो सीडोसोरा में जो JH का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोफुलस डायथेसिस। ये जब स्क्रोफुलस डायथेसिस जब फैमिली में आता है, ये स्क्रोफुलस डायथेसिस सिर्फ सोरा और सिफिलिस का मिक्सचर नहीं है, इट इज ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एडवांस्ड सोरा एंड सिफिलिस। और तभी वहाँ देखोगे छोटे से ही बच्चों में एक ऐसी बीमारी एडिनोइड्स एंड दिस दैट वो लेके आएगा कि फिर उसके बाद में उसका हेल्थ डिट्यूरेशन होते एक डॉक्टर के लिए एक परमानेंट कस्टमर ही रहेगा वो, चाहे वो आप सर्जरी कराते रहिए या दिस दैट जो भी कराते रहिए। सो फैमिली हिस्ट्री इज अनअवॉइडेबल इन क्रॉनिक केसेस, as well as we have to find out the levels of transfer of the miasmatic influence also। और कुछ केसेस में जो बताया वो ये बताया कि अगर यहाँ नहीं मिला तो वहाँ हम देख रहे हैं। ये जो अभी जैसे किंट का हमने एग्जांपल दिया, किंट ने इस केस को कोट किया अपने मैट्रिया मेडिका के लेक्चर में, क्या वो सारा कुछ देख रहा था, हिस्ट्री कुछ नहीं मिली, तो फैमिली में जाके देखा, वहाँ पे मिला। दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि इस नोसवुड का इम्पोर्टेंस, प्रिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंस किस डेप्थ तक जाके और कहाँ कहाँ जाके लेना चाहिए।
हमने जो आपको बताया फैमिली हिस्ट्री के बाहर एक और चीज़ बताया कि सिर्फ फैमिली ही नहीं, स्पाउस का भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से भी हमारा मैजमेटिक ट्रांसफ़र और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो बाकी हमने बताया था कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ये तो वो भी लेके आता है। और एनामनेसिस वर्ड जिसको हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि हर जगह हर चीज़ हर केस में पूरा मिले, कहीं पे हमको डायरेक्शन कहीं और पे मिलेगा, कहीं पे कहीं और से मिलेगा। आई थिंक इज इट क्लियर? सो अब आज का केस शुरू करते हैं। आज का रेमेडी आप